नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर अपनाते हुए इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। जब भी इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के बीच में मुखातिब होते हैं तो बहुत हमको एक आनंद, सुकून का अनुभव होता है जिसका अभिव्यक्ति हम शब्दों और अल्फाजों में हम नहीं कर सकते हैं। और इस चीज़ से अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि जब हम आप लोगों के बीच में आएंगे तो हमारा वही आनंद, वही हमारा ब्लिस, वही हमारा सुकून जो है कितने गुना बढ़ जाएगा, ये अंदाज आप लोग कर सकते हैं। तो खैर, कोरोना का भी कुछ पीरियड है और भी चीज़ें हैं, तो उसकी व्यवस्था की जा रही है। आप लोगों के बीच में हम लोग आएंगे और इस भारतीयता के संदेश को पूरी ताकत, पूरी इंतजाम के साथ जो है इसको लागू करवाएंगे। अब हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो कि इस समाज और देश के लिए बहुत अहम है, लेकिन उसके प्रति संवेदनशीलता नहीं आती है। अब देखिए, कल जो है GNPC गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी के द्वारा स्थापित या उनके चमचों के द्वारा स्थापित कुछ चैनल जो है NDTV, न्यूज़ 24, ABP न्यूज़, आज तक, राहुल के उस बयान को दिखा रहे हैं कि लॉकडाउन से फ़ायदा हुआ है। कोरोना पर भाषण, कोरोना पर उसका प्रलाप चल रहा था, भाषण का प्रलाप चल रहा था। कभी वो इकॉनमी पर प्रलाप करता है, कभी उस पर प्रलाप करता है। भारतीय अवाम ताकत दल का ये कहना है ये चैनल जरूर जो है GNPC के चमचों के द्वारा स्थापित है और देश के दुश्मन भी ये चैनल भारतीय अवाम ताकत दल ओपनली कहता है। लेकिन जरा भी इन सबों के इतना सब वो निर्लज्ज हैं कि राहुल गांधी की पृष्ठभूमि को तो देखें कि ये वही राहुल गांधी है जो कि ड्रग की तस्करी में का आरोपी था। सोनिया गांधी ने वो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के जरिए उसको छुड़वाया था। ये वही राहुल गांधी है जो कि 2 साल पहले झूठ बोल करके SC/ST एक्ट पर इतनी बड़ी हिंसा करवाई, लोगों की जानें गई। ये वही राहुल गांधी है जो कि राफेल मुद्दे पर इतना झूठ बोला कि कई तमाचे लगे उसको वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये वही राहुल गांधी है जो कि जिसमें डोकलाम के मुद्दे पर भारत और हमारे दुश्मन चीन के बीच में
तनातनी थी, युद्ध ऐसी स्थिति बनी हुई थी, वैसे आजकल भी कुछ तनाव चल रहा है। तो उस तनाव और युद्ध इस स्थिति के समय भी ये राहुल गांधी रात के 12 बजे गुप्त रूप से हमारे दुश्मन चीन के राजदूत से मिलता है और कई हफ्तों तक ये इनकार भी करता रहा कि हम नहीं मिले। जब बहुत चारों ओर से उसको घेरा गया तब जाकर इस बात को कबूला भी। तो इतना बड़ा गद्दार है वो। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। ऐसे कन्हैया कुमार उसके गिरोह के साथ ये समर्थन किया, ये गद्दार राहुल गांधी। वही राहुल गांधी गद्दार जो है सिद्धू को भेजता है पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष बाजवा को गले लगाने के लिए, जिस बाजवा की पाकिस्तानी सेना और जिस बाजवा की पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे भारतीय भाई बहनों की हत्या करते हैं। जो राहुल गांधी पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवादियों की भाषा बोलता है आज, और जिसके वक्तव्य का वहाँ का राजनीतिक माहौल, वहाँ का मीडिया, वहाँ की सरकार इस्तेमाल करती है भारत के खिलाफ, उस गद्दार राहुल गांधी के प्रलाप को ये देश के दुश्मन NDTV, न्यूज़ 24, आज तक ABP न्यूज़ दिखा करके या देश को क्या दिखाना चाहते हैं। ये सवाल यहीं रुकता नहीं है। इन चैनलों पर जिनकी कारगुजारियों के विषय में भारतीय आवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों और अपनी भारतीय आवाम से लगातार बता रहा है, उन्हीं चैनलों पर बीजेपी के तमाम नेतागण, मंत्रीगण, प्रवक्तागण, बड़े बड़े सर्स वो भाग लेते हैं। जिस राहुल गांधी के विषय में अभी कुछ बताया गया है और भी इसकी तमाम कारगुजारियाँ हैं, उस राहुल के तमाम जो उसके चमचे किस्म के प्रवक्ता हैं, कुछ तो भेष बदल कर आते हैं, राजनीतिक विश्लेषक कहलाते हैं लेकिन घोर चमचे होते हैं। उनके साथ ये बहस करने के लिए बढ़ जाते हैं बीजेपी के जो है प्रवक्ता। थोड़ा भी संवेदना नहीं होती है कि भाई ये देश के खतरनाक और गद्दार हैं और उनके ये प्रवक्ता हैं। तो सवाल यहाँ पर आके टिकता है कि ये कितनी धोखाधड़ी है बीजेपी वालों की। और कहते हैं कि हम राष्ट्रवाद चलाते हैं, देश के दुश्मन देश के गद्दारों के साथ ये बहस करते हैं और उनके साथ गलबैयाँ है। और कौन सा इनका वो राष्ट्रवाद है? तो बात जो राष्ट्रवाद की बात नहीं करते हैं वो तो खैर इस देश के शत्रु तो हैं ही, और वो उनसे भी विदेश हिसाब लेगा, सवाल पूछेगा और हिसाब जरूर लेगा। आज वो जागृति नहीं है, जागृति आज नहीं तो कल आएगी। लेकिन ये पाखंडी जो राष्ट्रवादी हैं बीजेपी वाले, इनको राहुल गांधी गद्दार नहीं दिखते हैं। इनके ये जो है उनके जो प्रवक्ता हैं नहीं समझते हैं कि ये प्रवक्ता उसी गद्दार राहुल गांधी के प्रवक्ता हैं। इनके साथ बोलना उठना बैठना भी देश के साथ गद्दारी है। ये भावना नहीं आती है इसमें। तो खैर समस्या की जड़, समस्या की प्रकृति कहाँ तक है, ये हमारे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारी भारतीय अवाम अवश्य देख लें। और ख़ास करके जो बीजेपी के समर्थक और बीजेपी के जो कार्यकर्ता और बीजेपी के छोटे स्तर के नेता जो हमारे भारतीय भाई बहन, वो भी अच्छी तरह से देख लें कि बीजेपी का जो नेतृत्व है
बीजेपी के जो प्रवक्ता है, अब मोदी जी और मोदी जी की सरकार इन देश के दुश्मनों के साथ क्या कर रही है। जिन देश के दुश्मनों का सफाया करना चाहिए, मिटा देना चाहिए, उनके साथ ये मोदी जी सिर्फ दिखाने के लिए कि यदि ये नहीं रहेंगे तो ये किसको दिखाएंगे, और किसको दिखाएंगे तो इनको वोट कहाँ से मिलेगा। ये दृष्टिकोण, तो इसीलिए उनको पालना, उनके आरोप को भी स्वीकार करना, उनके सारे पाप को धुलना, और जो है उनके आगे घुटने टेकना, ये देश को बिल्कुल जानना चाहिए कि इनका राष्ट्रवाद जो है कितना घातक है, कितना राष्ट्रघाती है, और देश के लिए कितना बड़ा नुकसानदेह है। कोई कह रहा था कि जब से ये लॉकडाउन में ढील दे करके शराब की दुकानें खोली गई, लंबी लाने लगी, तब से कोरोना में संक्रमित लोगों की संख्या या उससे होने वाली जो मौत है, कैजुअलिटी है, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। शराब या मदिरा एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। अब इन पार्टियों को देखिए, इस सामाजिक बुराई पर ही कहते हैं कि हमारा रेवेन्यू आता है, हमारा राजस्व आता है। ऐसी सरकारों को लानत है। भारतीय जनता दल सिर्फ समस्या को की ओर इशारा नहीं करता है, इसके समाधान की भी बात करता है। इसलिए भारतीय आवाम से, आदरणीय भारतीय भाई बहनों से निवेदन करता है कि ऐसी पार्टियों को, ऐसे नेताओं को जो कि समाज की बुराई पर बिजनेस चलाते हैं, रेवेन्यू कमाते हैं, उनको शिकस्त दें। और शिकस्त देने का सबसे अच्छा मौका होता है इलेक्शन। कोई भी अपराधी और कोई भी इस तरह से समाज का शत्रु, समाज का दुश्मन कितना भी हो, लेकिन जब आप उसको वोट दे देते हैं तो वो छाती चौड़ी करके वो तन जाता है। वो कहता है कि मेरे सारे पाप धुल गए, मैं न तो मैं देशद्रोही हूँ, न मैं समाजद्रोही हूँ, न तो मैं भ्रष्ट हूँ, कुछ नहीं हूँ। जनता ने हमको वोट दे दिया। इसलिए सबसे बड़ा अपराध आप सभी से हो रहा है, और इन्हीं की करतूतों को आप भोग भी रहे हैं। ये बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है कि अपने मताधिकार का प्रयोग जो है वहाँ करिए कि कम से कम इन देश के दुश्मनों से, समाज के दुश्मनों से, और हमारे आपके जो शत्रु हैं, जिसका कि एक छोटा सा नमूना भी बताया गया कि ये ऐसी सरकार चलाते हैं कि यानी शराब के धंधे पर कहते हैं कि हमको रेवेन्यू मिलता है। कई बार जो समाज के चिंतकों ने कहा, और एक महान प्रधानमंत्री थे, देशभक्त प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उन्होंने 27 महीने जब तक उनके प्रधानमंत्री का समय था, उन्होंने शराबबंदी को लागू किया था, और उन्होंने यही समझाया था कि शराब को बंद करना, या शराबबंदी या नशाबंदी या प्रोहिबिशन एक सामाजिक कीमत है। सामाजिक कीमत की बराबरी कोई कीमत नहीं कर सकती। तो दुख इस बात का है कि न तो ये चैनल वाले, न तो कोई बौद्धिक वर्ग, न तो कोई नेता उस प्रधानमंत्री के इस कदम की चर्चा नहीं करता है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री भी था जो कि अपने पूरे जब तक वो प्रधानमंत्री थे और तब तक पूरे देश में ये शराबबंदी लागू किए थे। क्योंकि शराब जो है पैसे की नहीं, सामाजिक कीमत, और ये सभी को मालूम है, और भारतीय जनता दल ने विस्तार से बताया भाई। तो ये मानसिकता वाली बात। कल को ये बोलेंगे कि जितने भी ये हत्याएं हो रही हैं, जितने लूट हो रहा है, इससे इनको उनका रेवेन्यू मिल रहा है, इससे राजस्व मिल रहा है, तो इसको भी ये जस्टिफाई कर देंगे ये पार्टी।
और ऐसी पार्टियों को फिर हम वोट भी करेंगे। तो ये बहुत ही गंभीरता से सोचने का वक्त है। हम किस तरह के लोगों को मुहर लगाते हैं, चुनते हैं, बहुत गंभीर हुई है। और मान लीजिए आपका ये विवेक नहीं काम करता है, नोटा दबाइए ना, जिसमें 70, 80, 90% नोटा दबेगा, अपने आप तहलका मच जाएगा। ये सारा इनका जो तांडव है वो बंद हो जाएगा, नई सोच आएगी। भारतीय जनता दल तो आ ही रहा है, थोड़ा सा संघर्ष उसका यानी संसाधन का आ रहा है, लेकिन यदि इनसे निजात पानी है, नोटा एक विकल्प है। नोटा लेकिन काफ़ी संख्या में 70-80% दबाइए, अपने आप जो है ये एक सोच की क्रांति आ गई कि भाई कि जनता इन सबों को नहीं चाहती है अपने आप। हाँ, लेकिन इसके लिए फिर वही बात है, मुल्क परस्ती होनी चाहिए और व्यक्तिगत स्वार्थ वो त्यागना पड़ेगा। तो वही बताया जा रहा था कि बिहार के जो मजदूर थे, तो जिनकी लिस्ट उठ दी गई थी यहाँ के डीएम गाजियाबाद को, तो उनको बड़े आदर के साथ बारात घर में ले जाया गया, खाना भी खिलवाया गया और उनको फल फूल भी दिया गया रास्ते के लिए। बिहार में भी पहुँचने पर भी वहाँ भी खाना वाना कुछ इस टाइप से, बिस्कुट टाइप का दिया गया, फूड पैकेट भी, और ठीक ठाक। लेकिन वहीं पर ये जो गद्दार जो है राहुल की जो सरकार है उद्धव वाली, लेकिन उद्धव वो क्या कर रहा है, यानी रेल मंत्रालय यानी मुंबई रेलवे स्टेशन से ट्रेनें ले जाने के लिए वो तैयार किया हुआ है। उद्धव की सरकार धारावी से मजदूरों को रेलवे स्टेशन जो है नहीं ला रही है, बहाना कर रही है कि हमको केंद्र पैसा दे तो मैं उन मजदूरों को लाऊं। इस संबंध में कोई सूद करके है, उसका नाम हम भूल रहे हैं, उसने केंद्र सरकार को पैसा वैसा नहीं दिया, लेकिन खुद मजदूरों को ला भी रहा है, उनको फूड पैकेट भी दे रहा है और बिठवा भी रहा है। और उसको शौक नहीं है यानी फोटो खिंचवाने का और पोस्टर में छपवाने का। बाकी तो काम सब करेंगे नहीं, बस पोस्टरबाजी, फोटो खिंचवाना है। इस आदत से वो ग्रसित हैं, वो कर रहा है वो। और कौन उद्धव के चरित्र को जरा समझिए। शिवसेना क्या है? शिवसेना को पैदा किया जेएनपीसी ने, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस ने, और वो नफरत के लिए ही वो पैदा हुई थी। कभी कभी दक्षिण भारतीयों से, कभी उत्तर भारतीयों से नफरत, कभी उत्तर प्रदेश के लोगों से नफरत, कभी बिहार के लोगों से नफरत, और वो नफरत इस कदर की मारपीट के रूप में रेलवे स्टेशनों पर। यदि उसके आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो यही होगा ना। तो बार बार कोई भी चीज़ वो उसका जो अंग्रेजी में कहा था कि नाउ द बक स्टॉप्स हियर, यहाँ पर जिम्मेदारी आकर टिक जाती है। जिम्मेदारी वो कहाँ पर टिकती है? हम जनता पर। कि ऐसे समाज विरोधियों को, ऐसे दुष्टों को, ऐसे जो है भ्रष्ट लोगों को, ऐसे देश के दुश्मनों को कौन चुनता है? इसी सवाल पर बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। कौन चुनता है? उनके पास लोग टीम बनाकर समझाने के लिए जाएं, और भारतीय ताकत दल जाएगा जरूर। उदाहरण के लिए कर्णी सेना के लोग इस जेएनपीसी की सरकार क्यों बनवाए वो राजस्थान में?
क्यों सरकार बनवाए मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में? अभी इलेक्शन हुआ है, अभी जो है वो कौशिक समाज के लोगों ने इस जेएनपीसी को वोट क्यों किया? झारखंड में वोट क्यों किया? महाराष्ट्र में वोट क्यों किया? केरल के जो 100% शिक्षित लोग हैं हमारे भारतीय भाई बहन, वो इस जेएनपीसी को या देश के दोनों देश के दुश्मनों को वोट क्यों करते हैं? कहते हैं कि हम शिक्षित हैं। इन सारे प्रश्नों का एक मुफ्त एक समाधान ढूंढना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं कि वो समझेंगे, यही काम है बताने का। तो बात वहाँ से उठी है कि इन देश के दुश्मनों के प्रति कोई क्रोध नहीं दिखता, इसलिए देश के साथ गद्दारी करने वालों का हौसला बढ़ जाता है। यह अपने आप में बहुत एक गंभीर प्रश्न है। इस प्रश्न का हल इस देश को और ख़ास करके अपनी आवाम को, हमारी आवाम को, हमारे देश के लोगों को ढूंढना पड़ेगा। अब देखिए ना, जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी, ये दोनों ने मिलकर के देश बंटवाया सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, नेहरू के लिए। गांधी नेहरू को ही प्रधानमंत्री बनवाना चाहता था, वो तभी से साजिश कर रहा था। पूरी कांग्रेस चाहती थी पटेल को, लेकिन कांग्रेस की इच्छा के विरुद्ध ये जो है ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी नेहरू को बनवाए। नेहरू को ही क्यों बनवाए, ये विस्तार से किसी वीडियो में बताया जाएगा, लेकिन थोड़े में ये बताया जा रहा है कि वो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ये समझ रहा था कि नेहरू ही एक ऐसा उपकरण है जो कि सुभाष चंद्र बोस को उसकी नज़रों में ठिकाने लगा सकता है। ये मरवा भी सकता है, वो मरवाने के बाद सुभाष चंद्र बोस के परिवार पर जासूसी भी करवा सकता है, और उनके खिलाफ परमानेंट व्यवस्था के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन से मिलकर के वो दस्तावेज भी तैयार करवा सकता है कि जिसमें उनको अंतर्राष्ट्रीय अपराधी माना जाए, और जब भी भारत में पाए जाएँ तो वो पकड़ कर ब्रिटेन को सौंपना, ऐसी जिम्मेदारी भी भारत सरकार पर दी गई है। उसमें इस प्रकार एक परमानेंट यानी कि सुभाष चंद्र बोस रूपी कांटे का परमानेंट इलाज के रूप में वो नेहरू में देखता था ये मोहनदास करमचंद गांधी। इसलिए उसी को प्रधानमंत्री बनाने की साजिश इस मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने किया। और चूँकि दूसरे दावेदार थे ये मोहम्मद अली जिन्ना, तो मोहम्मद अली जिन्ना को शांत करने के लिए एक टुकड़ा बांट करके उनको थमा दिया, ताकि उनकी जो चौ वो शांत हो जाए। मोहम्मद अली जिन्ना कभी भी पाकिस्तान पढ़े नहीं थे, पाकिस्तान की बात ये कभी करते भी थे, तो वो उनका एक बार्गेनिंग पॉइंट था, और लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य था पूरे भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए, उस सत्ता के लिए जिस सत्ता को हथियाने के लिए ये मोहनदास करमचंद गांधी और जो है नेहरू आपस में साजिश कर रहे थे, वो सत्ता हस्तांतरण की। ये बात बहुत नागवार गुजरी मोहम्मद अली जिन्ना को, चूँकि उनकी पात्रता नेहरू की अपेक्षा में बहुत अधिक थी। तो देश को बांट करके थोड़ा टुकड़ा में यानी उनकी जबान को बंद किया, और जो है वो पूरा इल्ज़ाम भी उनके सर पर मरने की भी एक बहुत बड़ी साजिश की। और बाद में देश के खिलाफ नेहरू की तमाम गद्दारियों की एक लंबी फहरिस्त है। तब भी हमारे लोगों ने उसको वोट किया ना। ये बहुत गंभीर प्रश्न है। आज भी राहुल की गद्दारियाँ देश के सामने है कि कोई भारतीय जनता दल बताया तो कोई इस बात नहीं, लेकिन तब भी
गद्दार को वोट मिल रहा है, वो सांसद बन रहा है, उसके प्रलाप एक आदमी पर, लॉकडाउन में एक आदमी पर प्रलाप दिखाया जा रहा है, लॉकडाउन कोरोना पर प्रलाप दिखाया जा रहा है। ये बिल्कुल जो मानसिक गुलामी से भी बदतर स्थिति जो है चल रही है। तो इस तरह के गद्दारों को के प्रति गुस्सा जो न होना, क्रोध न होना, एक भावनात्मक प्रतिक्रिया न आना, एक बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय समस्या है, राष्ट्रीय सवाल है। और उस सवाल की जड़ वही है कि जो असामाजिक तत्व हैं पार्टियों के, जो हिंदू मुस्लिम में उलझाए रहना चाहते हैं पूरे देश को, वो इस तरह से उलझाए हैं कि मैंने पूरा समाज नहीं, करते तो हैं कुछ असामाजिक तत्व, लेकिन पूरे समाज के प्रति ये भावना, और उनकी इस करतूत के कारण जो है ये जो गद्दार जो हैं देश के वास्तविक गद्दार जो है, इनके प्रति जो है कोई प्रतिक्रियात्मक न गुस्सा, न क्रोध, न उबाल, न खून खोलना, और न इलेक्शन के समय पर उस तरह का जवाब देना नहीं होता। अब बीजेपी तो एक बहुत ही खतरनाक खेल खेल रही है। जब से मोदी जी आए हैं तब से ये तमाम इस तरह के भेड़ियों को उन्होंने छोड़ दिया है, जो एक हारी हुई मानसिकता को दिखा रहे हैं। कि लगता है कि उनको पहली बार मौका मिला है वो हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए, और वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। हिंदुत्व जो है कभी भी खतरे में नहीं रहा, और न हिंदुत्व को या हिंदू सनातन को कोई नष्ट कर सकता है। कुछ व्यक्तियों की हत्या हो सकती है, लेकिन एज ए सेक्ट, एज ए मान्यता, एज ए आस्था, वो सनातन है तो है। ये मोदी जी रहें अच्छा न रहें, वो सनातन रहेगा। और उसी प्रकार जो इधर जो अपने देश को ऐसे करते हैं कि हर बात पर इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं आ सकता ये, यदि उसके विचारों की पवित्रता अपने स्थान पर बनी है तो। हाँ, लेकिन जिहादी जो पूरी सिस्टम पर काबी होना चाहते हैं, वो इसी के इस्तेमाल करते हैं कि इस्लाम खतरे में है। न तो इस्लाम खतरे में है, न तो हिंदू सनातन खतरे में है, न तो सिख खतरे में है, चूँकि इनके विचार बहुत पाक हैं, बहुत पवित्र हैं। जो इनका इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे खतरा है देश को। तो इसलिए देखिए, जब मुल्क को आज़ाद कराना हुआ तो वहाँ पर न तो कोई हिंदू सनातन आया, न तो कोई इस्लाम आया, न तो कोई सिख आया, न सिख पंथ आया, न तो ईसाई पंथ आया। वहाँ बस एक ही जज्बा लोगों के दिमाग था, देश के प्रति हमारा क्या फ़र्ज है। इसी फ़र्ज को समझते हुए लोगों ने फांसी के फंदे को हंसते हुए चुमा था। हमारे सेना के भी जवान जो अपना प्राण देने के लिए तत्पर रहते हैं इस देश की रक्षा के लिए, बस एक ही रहता है कि हमारा मुल्क, हमारा देश। वहाँ न कोई हिंदू सनातन है, न कोई इस्लाम है, न कोई सिख पंथ है, न कोई ईसाई पंथ। तो देश का जो जज्बा है, जो राष्ट्र धर्म है, ये से सभी पंथों से बहुत ऊपर है। इसी को समझने की आवश्यकता है। जब देश आज़ाद हो जाता है, जब हमारी सेना जीत लेती है, जब सुकून का, तब इनको जो है
शरारत करने का मौका मिलता है। वो माने हिंदू सनातन खतरे में है तो गजवाए हिंद आ जाएगा, तो दारुल इस्लाम आ जाएगा, उधर बोलेगा कि इस्लाम खतरे में है। तमाम बातें, ऐसे लोगों को कुचलना चाहिए जो इस समाज में इस तरह से भ्रम और दहशत फैलाते हैं। उनको न कुचल करके उनको पाला जा रहा है, और उनको कौन पाल रहे हैं? ये सभी को पाल रहे हैं। और जो पाल रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टियां उनको पाल रहे हैं, उनका इस्तेमाल करती हैं, उन्हीं को हम वोट करते हैं। तो जिम्मेदारी अंतिम आकर के हम पर होती है, अपनी आवाम पर होती है, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहन की होती है। इसलिए आदरणीय भारतीय भाई बहनों से निवेदन है, एक तो भारतीयता, भारतीय एकता की बात जगाइए और वो माहौल फैलाइए। ये देश के दुश्मन आराम से पहचान में आ जाएंगे, इनका निदान, इनका इलाज हो जाएगा। लेकिन भारतीयता और माहौल भारतीयता का हो, सब कुछ भूल जाइए। आपका पंथ चाहे हिंदू सनातन हो, चाहे आपका पंथ इस्लाम हो, चाहे आपका पंथ जो है सिख पंथ हो, चाहे ईसाई पंथ हो, सब बिल्कुल महफूज है, सुरक्षित है। और जितना ही राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, जितना ही राष्ट्र मजबूत रहेगा, ये पंथ भी उसी तरह से महफूज, सुरक्षित और मजबूत बना रहेगा। इसलिए हमेशा सोचिए राष्ट्र की, और राष्ट्र की सोचने के लिए भारतीयता के माहौल को, भारतीय एकता के माहौल को, भारतीय भाईचारा के माहौल को, भारतीय सद्भाव के माहौल को। और सोच का आधार क्या है कि जो भी इस पावन भारत मिट्टी के संतान हैं, सभी लोग बराबर हैं, सभी लोग समान हैं, सभी लोग भारतीय हैं। और उसी नज़रिए से सबको देखिए, और उसी नज़रिए से आपको आचरण और व्यवहार करिए, सहयोग करिए, सम्मान करिए। इसकी परम आवश्यकता है। जब आप ये करना शुरू करेंगे, सारे रास्ते खुलते जाएंगे, रास्ते बनते जाएंगे। वरना यदि आप नहीं करेंगे तो ये राहुल जैसे लोग गद्दारी भी करेंगे, आपसे वोट भी लेंगे, प्रलाप भी सुनिए इनका। तो हम इस तरह से ये राष्ट्रवाद की बात भी करेंगे और गद्दारों के साथ ये बैठेंगे, उठेंगे और उनकी रक्षा भी करेंगे। तमाम तरह के इस तरह के कचरा जो है अब आपके सामने आता रहेगा। और दुख दर्द तो अलग से। तो समाधान हमारे आपके हाथों में है, और इनको कोई चोट नहीं मिलती है, कोई और चोट असर करती भी नहीं है। सबसे अधिक चोट जो है वोट की ही करती है। ये कुछ समझ में नहीं आता है, नोटा के लिए मन दबाइए, नोटा दबाइए 70-80-90% तक, तब तक भारतीय जनता पार्टी दल हो सकता है कि आ भी जाए, तब इनको जाकर सबक मिलेगा। वरना इन गद्दारों का तांडव जो है बंद नहीं होगा, और हमारा आपका दुख दर्द भी कम नहीं होगा। तो और इनकी जो साजिशें हैं, अच्छा, और एक बात और, ये अब इस पर एक विस्तार से किसी और वीडियो में, कि ये बेसिकली ये भले राष्ट्रवाद का हैं, और ये जेएनपीसी हमेशा बोलती है हम गरीब के, अल्पसंख्यक के, वो किसी के नहीं है, देश के ही नहीं है। और ये बोलते हैं राष्ट्रवाद, कोई राष्ट्रवाद वगैरह नहीं है। ये धंधेबाज हैं, और घोर किस्म के धंधेबाज हैं। इनको धंधा करना है, यानी वो सत्ता और प्रणाली, सिस्टम, गवर्नेंस पर, सरकार पर कब्जा करना है, उनको चलाना है। वो चश्मा कुछ भी कर लें कि राष्ट्रवाद है, सांस्कृतिक राष्ट्र, कुछ नहीं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से बीजेपी का कुछ भी लेना देना नहीं है, धंधा करना है इसको। जिस प्रकार से जेएनपीसी जो 60-70 सालों से न तो गरीबों को हुई, न तो अल्पसंख्यकों को हुई, लेकिन वो उसी का ढिढोरा पीट करके सत्ता को खरीदती रही, पाती रही, छीनती रही, और उसका भोग करती रही। तो इसको समझने की आवश्यकता है। तो इस पर विस्तार से आगे के वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन फिर आकर के वही हमारे भारतीय लोग इनको चोट जरूर दें,
अभी फिलहाल यदि कुछ समझ में नहीं आता नोटिस। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस परिचर्चा को विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।